बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 7 जून मंगल का दिन, साल 2022, सुबह का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह करे आप खुश हों, खुर्रम, आमीन। अच्छा नाजरीन, हमने तारीख़ हिंदुस्तान का सफ़र करते करते पिछले प्रोग्राम में ज़हीरुद्दीन बाबर का चैप्टर क्लोज कर दिया था। एक बात उसमें से मिसिंग रह गई मेरे से, वो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ, खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो ज़रूरी समझा मैंने, वो ये कि लाहौर से अगर रावलपिंडी का सफ़र करें ना, तो रास्ते में पहाड़ी मकाम पर एक उल्टे हाथ पर एक सैरगाह आती है जिसे कलर कहार कहा जाता है। वहाँ पे मैंने खुद जाके देखा है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था किताबों में कि वहाँ पे एक चबूतरा सा बना हुआ है पत्थर का, और उसको बाबर से मंसूब किया जाता है। उसकी निस्बत से उसका नाम रखा गया तख्ते बाबरी। कहा जाता है कि जब अफगानिस्तान से ये अपनी फौज के हमरा मुत्तहिदा हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, तो वहाँ पर कल्लर कहार के मकाम पर ये रुक कर रोजाना अपनी फौज को उस चबूतरे पर खड़ा होकर खताब किया करता, लेक्चर दिया करता था। अगर किसी को शौक हो, किसी को चाहत हो, लगन हो, तो वो जाकर कलर कहार पर ये जगह देख सकता है, तख्ते बाबरी को। जी, तो आज के प्रोग्राम में हम नया दूसरा मुगल बादशाह का तज़किरा शुरू कर रहे हैं, और उनका नाम है हुमायूं। जी, इनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं। इसके असल में बाबर के 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। ज़हीरुद्दीन जो था ना, इसके 4 बेटे, और सबसे बड़ा बेटा यही नसीरुद्दीन हुमायूं था। 3 इसके भाई सुतीले थे, सगे नहीं थे, दूसरी माओं से थे, लेकिन थे तो भाई। उनके नाम भी मैं अभी आपको लिख कर दिखाता हूँ। और इनकी 3 बहनें थीं, उनमें से एक का जिक्र एक का नाम काबिल जिक्र है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इनकी हुमायूं की माँ का नाम था माहम बेगम। इसकी माँ का नाम माहम बेगम, जो बजाते खुद एक खास खानदान की शहजादी थी। माहम बेगम, ये इसकी माँ थी, इस बंदे की, हुमायूं की माँ थी। इसने 2 टेन्योर्स में हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। इसके 2 टेन्योर रहे, वक्फा आया बीच में, वो कैसे, कब, क्यों, बाद में बताऊंगा, लेकिन नोट फरमा लें कि पहला टेन्योर था इसका 1530 से 1540 ईस्वी, 10 साल। ये 10 साल का अरसा पहला टेन्योर था, ये नोट फरमाएं। और दूसरा टेन्योर था 1555 से 1556, 1555 से 1556, यानी सिर्फ 1 साल। 1 साल का अरसा था। ये 2 इसके टेन्योर रहे, नोट फरमाएं। और इसके जो 3 सुतीले भाई थे, एक का नाम कामरान, दूसरे का नाम हिंदाल और तीसरा अस्करी। इसके 3 सुतीले भाई थे, जो तीनों उम्र में से छोटे थे। ये सबसे बड़ा था उम्र में। और सबसे इसके जो दूसरे भाई थे 3, एक का नाम था कामरान, दूसरे का नाम था हिंदाल और तीसरे का नाम अस्करी। ये इसके 3 भाई रहे, तीनों उससे छोटे थे उम्र में। ये तीनों के नाम नोट फरमाएं, लिखते जाया करें ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे और आपको याद आ जाया करे दोबारा जल्दी और आसानी से। इनकी जो 3 बहनों में से सबसे मारूफ नाम है, वो है गुलबदीन बेगम। गुलबदीन बेगम इसकी बहन थी।
ये काबिल जिक्र हैं। दूसरी भी दो बहनें थी, उनका आज कोई ख़ास जिक्र नहीं है तारीख में। ये एक बहन, इसका नाम बार बार आता है। लफ्ज़ हुमायूं का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये लिख के दिखा दूं। हुमायूं, लफ्ज़ हुमायूं का मतलब है खुशबख्त। ये रहा जी इसका नाम, हुमायूं का मतलब खुशबख्त। ये हुमायूं साहब जो थे 6 मार्च 1508 को काबुल में पैदा हुए। 6 मार्च 1508 ईस्वी, और ये पैदा हुए थे काबुल में, जो शहर है अफगानिस्तान का। ये देखें जो मैंने आपके सामने लिख दिया। माँ का नाम माहम बेगम था, जो सुल्तान हुसैन के खानदान से शहजादी थी। सुल्तान हुसैन, ये एक बादशाह गुजरे हैं, इनके खानदान में से एक शहजादी थी ये माहम बेगम, जिनका ये बेटा था, जो इनकी माँ थी। अच्छा, बचपन में ही इनको तालीमो ताल्लुम से, पढ़ने लिखने से हुमायूं को शौक था, शगफ था, दिलचस्पी थी। 3 ज़बानों पे इसने अबूर हासिल किया, तालीम हासिल की। कौन कौन सी? फारसी, अरबी और तुर्की। फारसी, अरबी और तुर्की, इन 3 ज़बानों में इसमें महारत हासिल की। तीनों ज़बानों को सीखा, इनको बोलना, पढ़ना और लिखना सीख लिया। और जो इसके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे वो थे मैथ, फलसफा और नजूम, इल्म नजूम यानी सितारों का इल्म। सब फलसफा प्लस मैथ, रियाजी कह लें, और इल्म नजूम, ये 3 उलूम थे जिनमें दिलचस्पी थी, और इनमें इसने खासा आगे बढ़ा, तालीम हासिल की। और चौथा जो चीज़ इसने की, वो बचपन से ही इसने तर्ज हुक्मरानी के उसूल सीखे। बाप को देखकर, अपने आबाओ अजदाद को देखकर इसने बादशाह गरी के असूल सीखे, और वो बाकायदगी से असातिज़ा से पढ़े। ये आपने अगर नोट फरमा लिया हो तो मैं इनकी डस्टिंग कर दूं। उसके बाद इसने क्या किया जी? उसके बाद जब इसने इन उलूम में महारत हासिल कर ली, तो इसने पानीपत की लड़ाई में सबसे पहले, जिसका जिक्र मैंने पिछली किस्तों में किया है, कि अपने बाप के साथ 1525 में, 1525 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में, ये पहली बड़ी जंग थी जिसमें हुमायूं ने हिस्सा लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई। ये बाप बेटा दोनों जाकर तख्ते हिंदुस्तान पर विराजमान हुए। ज़हीरुद्दीन बाबर तो तख्त पर बैठा, मगर इसको, अपने बेटे को, हुमायूं को, इसकी उम्र उस वक्त थी 18 साल, 18 साल का था। और इसकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई हुमायूं की। इसको एक फौज की एक ब्रिगेड देकर, इसको कमांड सौंपकर अगले इलाकों में, हिंदुस्तान के मशरकी हिस्सों की तरफ इसे रवाना किया, और वहां पे मजीद इलाकों को फतह करने का टास्क इसको मिला। और इसने मायूसी नहीं दिखाई अपने बाप को, और वहां जाकर हिंदुस्तान में आगे बढ़ते हुए इसने एक बहुत बड़े जर्नैल को, इब्राहिम लोदी का जर्नैल था हमीद खान, इस बंदे को शिकस्त फाश दी। हमीद खान, इसको शिकस्त देकर फिरोजा नामी इलाके पर कब्जा किया। फिरोजा, इसके कब्जे से जो हिस्सा छुड़ाया हिंदुस्तान का, उसका नाम था फिरोजा। ये बहुत बड़ा इलाका था जो इसने फतह किया, और उस वक्त इसकी उम्र थी 20 साल। 20 साल की उम्र में इसको बाप ने
बदख्शां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। बदख्शां एक बहुत बड़ा इलाका था हिंदुस्तान का। बदख्शां, इसका गवर्नर बना दिया बाप ने और इसको जिम्मेदारी सौंपी कि तुमने इस इलाके का इंतजाम और इंसराम संभालना है। इसने इसमें भी कामयाबी हासिल की और 2029 में बाबर ने इसे बदख्शां से वापस बुला लिया और संभल की जागीरी का कंट्रोल दिया। बदख्शां से इसे बावजूद, अब पता तो नहीं क्यों इसे वापस बुलाया, इसकी ज्यादा जरूरत होगी और कहीं, और एक नई जगह पर इसको हुक्मरान गवर्नर बनाकर भेजा गया। उस इलाके का नाम था संभल। गवर्नर बना जी इस इलाके का। इस इलाके का गवर्नर बन गया कब? 1529 में। 1529 ईस्वी में इस इलाके का गवर्नर बना बदख्शां का। अच्छा, वहां जाते क्या हुआ कि बदख्शां जब ये चला गया, नई जिम्मेदारियां इसने कंट्रोल संभाल लिया, तो वहां जाते ही ये बीमार हो गया, सख्त बीमार हुआ और फौरी तौर पर बाप ने इसको तख्ते दिल्ली बुला लिया, वापस बदख्शां से वापस बुला लिया दिल्ली में, और वहीं पे बहुत बीमार हुआ और इसकी बजाय वालिद साहब वफात पा गए। और फिर बारी आ गई इनके एक बाप का बहुत ही करीबी और अजीज वफादार एक था, वजीर था, सीनियर वजीर था, उसके जरिए से इसने तख्ते दिल्ली पर विराजमान हुआ, बादशाह बना। कौन? नसीरुद्दीन हुमायूं। और जब ये बादशाह बनता है तो इसको बनाने वाला, ये 30 दिसंबर 1530 की बात है, ये नोट फरमाएं। 30 दिसंबर 1530 ये है जी तारीख जब इसको वजीर, यानी एक सीनियर वजीर ने, जिसका नाम था अमीर निजामुद्दीन खलीफा, अमीर निजामुद्दीन खलीफा, इस वजीर की मदद से इसको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया गया। कब? 30 दिसंबर 1530 में। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि तमाम वज़ारा ने, शहजादों ने और तमाम वजीरों मशीरों ने हल्फे वफादारी उठाया, हलफ लिया, कसम उठाई कि हम सब लोग हुमायूं के वफादार रहेंगे और इसको धोखा नहीं देंगे, अपने अपने ड्यूटीज, अपने अपने फ़राइज़ मनसबी दयानतदारी, ईमानदारी से अंजाम देंगे और बादशाह वक्त के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि हुमायूं ने अपने इंतज़ाम व इंसराम में जो इसके नीचे थे वजीर, मशीर या फिर गवर्नर्स थे, उनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं की, बल्कि उनको अपनी ड्यूटियों पर हर जगह पे बहाल रखा। और दूसरी ख़ास बात ये कि अपने बाबर की ख़ास नसीहत पर अमल करते हुए इसने अपने तीनों सौतेले भाइयों को 3 इलाकों की, मुख्तलिफ इलाकों की सरदारी सौंपी, हुक्मरानी सौंपी। उसकी तफसील मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अपने एक भाई जिसका नाम कामरान था, ये नोट फरमाएं, अपने इसका भाई था कामरान, मैंने आपको लिखा दिया पहले। ये भाई था, इसको इसने क्या किया कि इसको इसने काबुल और कंधार की गवर्नरी दी, 2 बड़े शहरों की, काबुल और कंधार। ये 2 शहर आए जी इसकी गवर्नरी में। और इसका दूसरा भाई था अस्करी, इसको संभल की गवर्नरी मिली, अस्करी को, इसको बनाया गया संभल का गवर्नर। ये रहा जी। और इसका तीसरा और आखिरी भाई था हिंदाल, इसको अलबर और मिरात,
हिंदाल को, तीसरे भाई को अलवर प्लस मेवात, ये 2 इलाकों की गवर्नरी इस तीसरे भाई के हिस्से में आई। और तीनों के साथ, तीनों सतीले भाइयों के साथ बाप की वसीयत के मुताबिक इसने बहुत अच्छा सलूक रवा रखा और अपने बाप के वफादारों को, तमाम उसके साथियों को, किसी को तंग नहीं किया, किसी को कैद खाने में, अकूबत खाने में नहीं डाला, और किसी को भी उसके ओहदे से माजूल नहीं किया। किसी की कोई वजारत, सफारत या मनसब जो था उसको तब्दील नहीं किया। किसी की तरक्की तो की होगी, तनज़्ज़ुली किसी की नहीं की, किसी से वापस नहीं लिए इख्तियारात, क्योंकि इसको इन मायनों में कोई ख़ास परेशानी पेश नहीं आई, इसलिए कि इसको खौफ और डर था अपने सुतीले भाइयों से, तीनों से, जिन्होंने कसम उठाकर इनसे वफादारी का वादा कर लिया, ऐलान कर दिया, सबके सामने कसम उठाकर, हलफ लेकर वादा किया कि हम अपने भाई के ताबे फरमान रहेंगे, इनकी कोई हुक्मदूली नहीं करेंगे, इनके खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, और दिलो जान से इसकी बादशाहत को, हिंदुस्तान की तख्त पर विराजमान होने की मुबारकबाद देते हैं और खुश दिली से कबूल करते हैं। ये था जी हुमायूं का बादशाह बनने तक का अहवाल। अब बादशाह तो बन गया, इसके बाद इसकी मुसीबतों का आगाज होता है। इसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन कौन से मसाइल इसको फेस करना पड़े, डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी, रुकावटें कौन सी आई, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगली किस्त में, अगले प्रोग्राम में, अगले दिन यानी कल सुबह उन मुश्किलात का जिक्र करूँगा। वो तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब बनती हैं। मैंने किताब में देखा है, 2-3 किताबों में, कि बहुत सारी मुसीबतें और मुश्किलात इसका इंतज़ार कर रही थी, जिन्होंने सर उठाया और इसको फेस करना पड़ा हुमायूं को। उनका जिक्र इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगली किस्त में करेंगे। जी, आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट यहीं पे क्लोज करते हैं। दूसरा सेगमेंट रोज़ाना की तरह होता है, आज का लफ्ज़। जी, आज का लफ्ज़ आपको कौन सा बताने जा रहा हूँ, नोट फरमा ले। आज का लफ्ज़ है, ये लिख दिया मैंने, आप लोगों ने सुना, बोला और पढ़ा होगा, ये रहा। आज का लफ्ज़ है बोरी। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, बोरी। पता है ना, सुना हुआ लफ्ज़ है ना, ये कोई अजीब तो नहीं है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बोरी सुना ना हो और देखा ना हो। बोरी कहते किसे हैं? ब्राउन रंग का बना हुआ एक 100 केजी का थैला होता है, धागे का बना हुआ, पटसन का बना हुआ, जूट का ये जो कुदरती 3 फाइबर्स होते हैं ना, एक तो सिल्क होता है, दूसरा कॉटन होता है और तीसरा होता है जूट, या उर्दू में किसे कहते हैं पटसन। पटसन के धागे का, रेशे की बनी हुई एक थैला होता है जिसमें 100 किलोग्राम अनाज डाला जा सकता है, उसे बोरी कहा जाता है हमारी ज़बान में। ऐसा ही है ना? ये गलत है। असल में बोरी लफ्ज़ शुरू कैसे हुआ? पहले तो ये नोट फरमाएं कि बोरी लफ्ज़ हिंदी यानी संस्कृत से है, हिंदी का है। और दूसरी बात ये कि बोरी का मतलब क्या था? बोरी का मतलब था शुरू में अनाज, अनाज या दाने वगैरह, साफ किया हुआ अनाज, दाने, जैसे गंदम हो गई, जौ हो गए, मकई हो गई, चने हो गए, ये जो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, अनाज होता है, इसको संस्कृत में बोरी कहा जाता है। कहते हैं अब हुआ ये होगा कि किसी आड़ती ने आप दुकानदार ने अपने मुलाजिम से कहा होगा कि वो बोरी उठा के लाओ, वो बोरी पकड़ो और ले आओ। अब उसने ये समझा कि
ये जो बैग है ना, इसे बोरी कहते हैं। हालांकि उसने उस बोरी में पड़े हुए अनाज के बारे में कहा था बोरी, लेकिन ये इस तरह से गलतुल आम हुआ कि इस बैग को बोरी कहना शुरू कर दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं था। बैग में पड़ी हुई जो जौ थे या गंदुम थी, अनाज था, दाने थे, उनको बोरी कहा जाता था। लेकिन अब ये गलतुल आम हुआ हमारे तक जब पहुंचा है तो ये बोरी थैले का नाम बन गया। उस ब्राउन कलर के भूरे रंग के थैले का नाम, बड़े थैले का नाम बोरी है, जिसमें 100 केजी दाने आ जाते। जी, ये था आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट। तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज की बात। आज की बात साईं आपसे क्या करूं, अब आपकी बारी है, आप भी तो कुछ बोला करें, आप तो कुछ बताते नहीं हैं। आज की बात यह है कि हकीम लुकमान के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बहुत कम लोग हैं जो ना जानते हो हकीम लुकमान के बारे में। उन्होंने एक किताब में लिखा है कि जी मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत मरीजों का इलाज किया है, बेशुमार जड़ी बूटियों की दवाओं का इस्तेमाल किया है, और आखिरकार इस नतीजे पे पहुंचा कि इंसानों के तमाम अमराज की जो बेहतरीन दवा है वो कोई और नहीं है, जिक्र खुदाबंदी है, जिक्र अल्लाह है। किसी ने पूछा हकीम साहब अगर इससे आराम ना आए तो? हकीम साहब ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा कि दवाई की मिकदार बढ़ा दिया करो। ये था साईं आज की बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अपने मेज़बान जावेद इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। शब बखैर नहीं, गुड मॉर्निंग पहले ही कह दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। फी अमानुल्लाह। आप सबका रब राखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।